हेलो बच्चों, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का पार्ट 1 का वीडियो आप तक पहुंच चुका है। सेकंड पार्ट उसी के सक्सेसिव ऑर्डर में आप तक पहुंचा रहे हैं। टोटल 11 हेडिंग थी बच्चों, जिसमें से हम लोगों ने 5 हेडिंग उसमें पढ़ी थी और यहाँ पर अब हम 6 हेडिंग के 6ठी हेडिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये सारी हेडिंग हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे। आइए फटाफट देखते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए आखिरकार हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। तो 6 नंबर की जो हेडिंग आ रही है बच्चों, वो क्या है? रिक्वायरमेंट। आखिरकार नाइट्रोजन को फिक्स करना है तो हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने जा रहे हैं और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए यहां पर रिक्वायरमेंट्स किन किन चीजों की हैं, और रिक्वायरमेंट्स की अगर बात बोलें तो बोलते हैं जरूरतें, मतलब कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन से कंपोनेंट चाहिए जिससे आप ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। तो आप देखिए, और आखिरकार मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होगा। तो हमने कहा यहां एक रिएक्शन लिखते हैं बेटा, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करना है यहां अमोनिया में। यहां पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां पे -3 है, और यहां अगर आप देखें तो रिडक्शन हो रहा है। वैसे भी यहां से यहां आ रहे हैं, हाइड्रोजन अगर जुड़ रही है तो क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। अब ये रिडक्शन करने को ही एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। लेकिन अगर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो यहां पर हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ेंगे? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। सवाल ये है, तो पहली जरूरत हमारी कौन सी होगी बेटा? जरा आप देखिए, यहां पर नाइट्रोजन फिक्सर्स की होगी, और नाइट्रोजन फिक्सर्स हमें चाहिए ही चाहिए, बिना उसके हम ये रिएक्शन नहीं चला सकते। नाइट्रोजन फिक्सर्स कौन होंगे? ओनली सर्टेन प्रोकैरियोट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया या फिर बैक्टीरिया, वो पूरा मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है। तो यहां पर पहली रिक्वायरमेंट क्या होगी हमारी? नाइट्रोजन फिक्सर्स की। बोले सर यही क्यों? सर्टेन प्रोकैरियोट ही क्यों? क्योंकि इनमें नाइट्रोजिनेज होता है बच्चों, और यही एक्सक्लूसिवली नाइट्रोजिनेज रखने वाले माइक्रोब होते हैं, बाकी सब में नहीं पाया जाता है। इसलिए यही कैपेबल होते हैं डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इसमें कन्वर्ट करने के लिए। तो पहली जरूरत पता चल गई, ये हमारे पास होने चाहिए, है, पढ़ लिया है। दूसरी रिक्वायरमेंट हमारे पास जो आ रही है वो ये कि आखिरकार जब हम यहां से यहां एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से NH3 में जा रहे हैं तो हाइड्रोजन जोड़ना है। और आप जानते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि हाइड्रोजन का मतलब क्या है? H सिंगल बॉन्ड H है, और अगर मैं बॉन्ड को हटा दूं तो मैं यहां पर H में क्या आएगा? एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। तो आप बताओ H को मैं क्या लिख सकता हूं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना हुआ एटम। तो हमने ये कहा कि यहां पर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से अमोनिया जाने में हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा। हाइड्रोजन का मतलब है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो हमने कहा इलेक्ट्रॉन डोनर भी चाहिए, जो कि हमने लिख रखा है। तो दूसरी जरूरत हमारी कौन है? इलेक्ट्रॉन डोनर। फटाक से आपको रिकॉल होना चाहिए, फेराडॉक्सिन जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह वर्क करता है। तीसरी रिक्वायरमेंट, अकेले इलेक्ट्रॉन से कुछ नहीं होगा, यहाँ पर प्रोटॉन डोनर भी चाहिए, H+ डोनर भी चाहिए, हाइड्रोजन आयन डोनर भी चाहिए। उसके लिए NADH2 है, NADPH2 भी है, FADH2 है, FMNH2 है। तो NADPH2, NADH2, FADH2, FMNH2 तीसरी रिक्वायरमेंट हमारी है H+ डोनर की। तो आप देखते जाइए, जरूरतें जो है उसको कलेक्ट कर रहे हैं। आइए अब अगर दूसरे और तीसरे इलेक्ट्रॉन डोनर और H+ डोनर, हाइड्रोजन आयन डोनर दोनों मिल जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर ओवरऑल हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। आइए चौथे नंबर की रिक्वायरमेंट अगर देखी जाए बेटा, तो चौथे नंबर पे हमें एटीपी चाहिए। मतलब इस रिएक्शन को कराने के लिए हाई इनपुट ऑफ एनर्जी चाहिए, एटीपी चाहिए। सवाल ये कि एटीपी कहां से आएगा? तो बोले अगर वो नाइट्रोजन फिक्स करने वाला माइक्रोब फ्री लिविंग है तो वो खुद ही अपने अंदर बना लेगा, और अगर वो सिम्बायोसिस कर रहा है किसी लेग्यूम या नॉन लेग्यूम प्लांट की रूट से, तो वहां पर बैक्टीरिया जो है वो एटीपी खुद ना बना के प्लांट के अंदर जब रिस्पायरेशन चल रहा है तो उस रिस्पायरेशन से मिलने वाले एटीपी को वो होस्ट प्लांट के रिस्पायरेशन से जो एटीपी बन रहा है उसे बैक्टीरिया यूज करता है, अपना एटीपी खुद नहीं बनाता है। तो आप बताओ यहाँ पर चौथी जरूरत हमारी किसकी रही? एटीपी की। तो आप देखते जाए बेटा, नेक्स्ट आती है 5वें नंबर की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा कि यहां पर
एनारोबिक कंडीशन में ही ये रिएक्शन चल सकती है। मतलब नाइट्रोजन फिक्स करने वाले ऑर्गेनिज्म एरोबिक और एनारोबिक दोनों हो सकते हैं, लेकिन उनमें प्रेजेंट नाइट्रोजिनेज सिर्फ और सिर्फ एनारोबिक कंडीशन में ही वर्क कर सकता है। तो बोले सर एनारोबिक कंडीशन मतलब एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में होगी, दोनों अलग अलग बातें बेटा। एनारोबिक कंडीशन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में भी पाई जा सकती है और बनाई जा सकती है। जैसे अगर मैं बोलूं कि यहां पर एनारोबिक कंडीशन जो है, तो याद रखिएगा मेरा स्टेटमेंट पहले कि एनारोबिक और एरोबिक दोनों तरह के नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, जैसा मैंने साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया में बताया है आपको। तो लेकिन चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी प्रोकैरियोट हो जो मैंने आपको बताया है, उनमें अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा तो नाइट्रोजनेज काम करेगा, और वो काम ही करता है एनारोबिक कंडीशन में। एरोबिक ऑर्गेनिज्म है तो भी एनारोबिक कंडीशन, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है तो भी एनारोबिक कंडीशन में वर्क करेगा। आइए एनारोबिक कंडीशन कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो आप देख सकते हैं अगर रेस्पिरेशन की रेट को बढ़ा दिया जाए तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, स्ट्रेस आ जाएगा। ऑक्सीजन स्ट्रेस होने से लगातार यहां पर रेस्पिरेशन, जैसे ही रेस्पिरेशन बढ़ाएंगे ऑक्सीजन का क्या आएगा, स्ट्रेस आ जाएगा। और यहां पर ऑक्सीजन का स्ट्रेस आना मतलब क्या है कि भैया रेस्पिरेशन बढ़ा तो ऑक्सीजन यूज होना शुरू हो गई, और ऑक्सीजन का ना होना ही क्या एनारोबिक है। नेक्स्ट आते हैं बेटा होपेनॉइड चैम्बर्स, स्पेशल चैम्बर्स होते हैं, मेनली प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, और वो ऑक्सीजन के लिए इम्परमिएबल होते हैं, उसमें भी नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है प्रोकैरियोट्स के अंदर। और नेक्स्ट आता है हेटेरोसिस्ट, बहुत कॉमन है, आपने सुना भी होगा, जैसा कि साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है बेटा। तो आप बताओ इसमें पीएच सेकंड ही क्या है, एब्सेंट है, तो ऑक्सीजन रिलीज भी नहीं है, यूज भी नहीं है, तो आसानी से एनारोबिक कंडीशन रिलीज की बनाई जा सकती है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है बेटा वो ये है लेगुमिनस हीमोग्लोबिन या लेग हीमोग्लोबिन, एक पिगमेंट है जिसे हम ऑक्सीजन स्कैवेंजर बोलते हैं। अगर ये कहीं पर है तो पूरी ऑक्सीजन को बटोर के अपने पास बाइंड रखता है, फ्री ऑक्सीजन को नहीं छोड़ता है। तो ऑक्सीजन होकर भी क्या है, नहीं है, मतलब पूरे रूम में ऑक्सीजन अगर है लेकिन लेग हीमोग्लोबिन आ जाए तो वो ऑक्सीजन को अपने ऊपर बाइंड कर लेगा, तो वो रूम में फ्री ऑक्सीजन को अवेलेबल नहीं रहने देगा। तो आप बताओ, तो बोले सर ये लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन कैसे पता चलेगा, कहां पाया जाता है? बड़ा सिंपल सी कहानी बताते हैं आपको। अगर आपके खेत में, इस टाइम तो आप खेत में ही होंगे, कहीं पर घूम रहे हो, कहीं पर नॉर्मली अगर कॉमन पल्स दाल का प्लांट हो, अरहर वगैरह ले लीजिए जो लेग्यूम प्लांट हो, जो बिफोर फ्लावरिंग, मतलब जब फ्लावरिंग के पहले, क्योंकि फ्लावरिंग के बाद जो है उसकी जड़ें बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगी तो आसानी से आप अपरूट नहीं कर पाएंगे। तो बिफोर फ्लावरिंग आप किसी दाल के पेड़ को या लेग्यूम के प्लांट को उखाड़ लीजिए। उखाड़ने के बाद उसमें नोडुलेटेड रूट होती हैं, इसीलिए उसके अंदर पाई जाएंगी रूट नोड्यूल्स, ओके, गांठें पाई जाएंगी रूट में। और उस नोड्यूल को क्या कर दीजिए बच्चों, कट कर दीजिए, और कट करने के बाद जो उसका सेंट्रल पार्ट होगा या तो रेड मिलेगा या तो पिंक मिलेगा। सवाल ये है रेड और पिंक किसने बनाया, तब आंसर आता है कि उसका रेड और पिंक होने का रीजन है हीमोग्लोबिन, लेकिन लेग्यूम प्लांट में है इसीलिए बोलते हैं लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन या फिर लेग हीमोग्लोबिन। और खास बात इसकी होती है बेटा कि रूट नोड्यूल में ही क्या होता है, नाइट्रोजन का क्या फिक्सेशन, और अगर रूट नोड्यूल में नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा तो यहीं पर क्या काम करेगा, नाइट्रोजिनेज। और नाइट्रोजिनेज अगर यहां पर चाहिए या फंक्शनल चाहिए तो यहां पर ऑक्सीजन स्कैवेंजर होना चाहिए, यहां पर एनारोबिक कंडीशन होनी चाहिए। और उस नोड्यूल में एनारोबिक कंडीशन कौन बनाता है, लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन या लेग हीमोग्लोबिन। तो ये है हमारी 5वीं रिक्वायरमेंट बच्चों। इस तरीके से हमारी एक छठी हेडिंग कंप्लीट होती है बच्चों, जिसे बोल रहे हैं क्या, रिक्वायरमेंट्स और जरूरतें। अब आप बताओ, यहां पर एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन आ गई, H+ डोनर मिल गया, इलेक्ट्रॉन डोनर मिल गया, हाई इनपुट ऑफ एनर्जी देके कैसे कैसे और कहां से लाएंगे ये बता दिया, और नाइट्रोजनेज एंजाइम उस प्रोकैरियोट का यूज करके एनारोबिक कंडीशन देके यहां पर हम 2 अमोनिया बनाते हैं। तो आप बताओ, आप देख सकते हैं यहां पर 16 ATP लगा के हमने 2 अमोनिया बनाया है। तो आप बताओ एक अमोनिया के लिए कितने ATP, 8 ATP, सिंपल गणित है। साथ में यहां हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो रही है, तो बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। लेकिन सवाल यह है कि यहां नाइट्रोजनेज जो है वो क्या है, एंजाइम है,
और अगर एंजाइम है, नाइट्रोजनेज क्या है बच्चों, एंजाइम है, और एंजाइम अगर है तो ऑब्वियसली प्रोटीनेशियस इन नेचर होगा, तो प्रोटीन्स भी बोल सकते हैं भाई, हाँ। और प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर कैसा है तो आप देख पा रहे होंगे बड़ी आसानी से, मैं आपको फिगर के थ्रू बेहद आसानी से समझा दूं कि आखिरकार किस तरीके से नाइट्रोजनेज वर्क करता है। तो देखिए बच्चों, यहां पर पहले तो अगर मैं पूछूं कि इस रिएक्शन के अंदर जो सबस्ट्रेट है वो कौन है, ये है नाइट्रोजन, और जो प्रोडक्ट है वो कौन है बच्चों, अमोनिया। तो आप बताओ हम इसी को फिगर के थ्रू कैसे बता रहे हैं, देखिएगा। ये सबस्ट्रेट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ले लिया, N ट्रिपल बॉन्ड N सबस्ट्रेट है। अब इसको एंजाइम के साथ जोड़ना है। एंजाइम कौन सा है, नाइट्रोजनेज एंजाइम या प्रोटीन बोलिए। अब इस एंजाइम का स्ट्रक्चर अगर आप देख रहे हो तो इसके स्ट्रक्चर में दो सब यूनिट है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट सब यूनिट जो है वो मोलिब्डेनम और आयरन से बनी हुई है, और सेकंड सब यूनिट आयरन और सल्फर से। जैसा आप जानते हैं यहां पर एंजाइम की तरह कोई प्रोटीन तभी एक्ट कर पाएगी जब वो टर्शरी कॉन्फ़िगरेशन में होगी बच्चों, और यहां पर ये दोनों सब यूनिट तो हैं, लेकिन जो एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट कौन सी साइट होती है, एक्टिव साइट इज द साइट प्रेजेंट इन द एंजाइम व्हिच इज द अटैचमेंट साइट ऑफ द सबस्ट्रेट, जिसके ऊपर आके सबस्ट्रेट जुड़ता है। तो आप बताओ एंजाइम पता चल गया, दो सब यूनिट मोलिब्डेनम FeS पता चल गया, और जो एक्टिव साइट प्रेजेंट होगी एंजाइम में उसी पे सबस्ट्रेट आके जुड़ेगा। लेकिन उसके पहले आप ये जान लीजिए, मैंने जो बताया है नाइट्रोजनेज एंजाइम जो है वो एरोबिक कंडीशन में हमेशा नॉन फंक्शनल होता है, इंपॉर्टेंट है। अगर ऑक्सीजन होगी, एरोबिक कंडीशन होगी तो नॉन फंक्शनल होगा, मतलब हाईली सेंसिटिव ऑक्सीजन या मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की तरफ हाईली सेंसिटिव होता है। लेकिन दूसरी कंडीशन है एनारोबिक कंडीशन बच्चों। एनारोबिक कंडीशन में ये ऑपरेशनल फंक्शनल होगा, ये काम करेगा। लेकिन अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट लाइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, आप गौर से सुनिएगा इसे, कि फंक्शनल इन एरोबिक एंड एनारोबिक ऑर्गेनिज्म बोथ, एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो। आप एग्जांपल देख लीजिए, एजोटोबैक्टर और बीजानिकिया क्या है, एरोबिक है, जबकि आप रोडोस्पाइरलम देख लीजिए एनारोबिक है। तो इसलिए चाहे ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, उसमें दोनों में चलेगा, बट जब भी चलेगा तो एनारोबिक कंडीशन में ही चलेगा। तो कंडीशन एनारोबिक कंडीशन अलग बात, एरोबिक एनारोबिक ऑर्गेनिज्म अलग बात। एरोबिक एनारोबिक ऑर्गेनिज्म दोनों में होगा, लेकिन दोनों में तभी होगा जब एनारोबिक कंडीशन होगी, तभी नाइट्रोजनेज काम करेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अब आइए देखिए, बहुत आसान काम है। यहां सबस्ट्रेट है, यहां एंजाइम है, ये बन गया सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। क्या बन गया बच्चों, यहां पर ये बन गया सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। क्या बन गया, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन गया। अब आप बताओ N ट्रिपल बॉन्ड N आके एक्टिव साइट में फिट हो गया, हाँ, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बोल सकते हैं, सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। इसका मतलब हम यहां से यहां आ गए हैं, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हमें रिड्यूस करना है। रिड्यूस करना है तो हमेशा हमें हाइड्रोजन देनी पड़ेगी। हाइड्रोजन मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एनर्जी। 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन और 4 ATP जैसे ही हमने दिया, एक बॉन्ड टूट गया। याद करिए मैंने पहले लेक्चर में बताया था N ट्रिपल बॉन्ड N जो है वो ट्रिपल स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड, और स्ट्रॉन्ग वर्ड पे मैंने बताया था कि इसका मतलब इसे तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अब आप देखिए यहां पर जैसे ही 4 ATP 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन दिए, N डबल बॉन्ड N जो है आया, तो लेकिन साथ में एक हाइड्रोजन जुड़ गई। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर आपने H2 दिया, NH डाइमाइड बन गया। नाइट्रोजनेज एंजाइम पर फिर हमने यहां 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन 4 ATP दिया, यहां पर NH2 हाइड्रोजन, हमसे बेहतर आप जानते होंगे। देन फिर से 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन और 4 ATP दिया, तो NH3 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया बन गए। लेकिन बेटा ध्यान रखिएगा, अमोनिया बनने के बाद यहां कोई बॉन्ड नहीं होगा। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी बुक्स में कई बार मिसप्रिंट होता है, NH3 सिंगल बॉन्ड NH3 बना देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। NH3 एक मॉलिक्यूल, NH3 एक मॉलिक्यूल। लेकिन अब यहां पर तो ये बन गया, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हो गया आसानी से, ठीक है। लेकिन यहां पर इस दौरान इसको सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट तो कर दिया गया, लेकिन एंजाइम और प्रोडक्ट अलग भी तो करना है। तो एंजाइम और प्रोडक्ट को अलग करने के लिए एडिशनल हमें 4 ATP और 2
प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा देने ही पड़ते हैं नेचुरली, और जब ये देते हैं तब जाके नाइट्रोजनेज एंजाइम की एक्टिव साइट फ्री होती है और यहां पर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। क्या मिल जाता है? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, दैट इज द अमोनिया। कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, एक मॉलिक्यूल। लेकिन आप बताओ अमोनिया तो यहीं बन गया, यहां पर आपने फ्री किया तो इसके साथ ही क्या रिलीज होती है बेटा? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। मैं एक यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट इस हाइड्रोजन गैस के लिए बताता हूं बेटा, यदि आप चाहते हैं कि उस बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया या माइक्रोब जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है उसमें ये एडिशनल खर्चा आप बचाना चाहते हैं, 25% या 4 ATP का खर्चा बचाना चाहते हैं, या हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करवाना चाहते हैं, तो एक जीन होती है हप जीन, HUP। हप जीन फुल फॉर्म है हाइड्रोजन अपटेक जीन। अगर उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम उस माइक्रोब में इंट्रोड्यूस कर दें तो हमारा 25% ATP का खर्चा भी बच जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी। ये एडिशनल पॉइंट है, अच्छे सवाल बनेंगे तब ये आ सकता है, मुझे याद रखिएगा। आप बताओ मैकेनिज्म ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड फंक्शन ऑफ द नाइट्रोजनेज, स्ट्रक्चर ऑफ द नाइट्रोजनेज एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सेशन। एग्जैक्टली आपको पता चल गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बेटा, छठी हेडिंग कंप्लीट रिक्वायरमेंट। 7वीं हेडिंग कंप्लीट हमारी मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन या बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और वर्क ऑफ द नाइट्रोजनेज। एग्जैक्ट आ गया, ठीक है। आप यहां कैलकुलेट कर सकते, इसमें आपको सब दिख रहा है, इस रिएक्शन से चाहे ये समझ लीजिए चाहे इस फिगर से ये समझ लीजिए। आप देखिए यहां पर अगर देखें 4 ATP 4 ATP 4 ATP 4 ATP, टोटल कितने हैं? 16 ATP। अगर 2 अमोनिया को बनाने के लिए 16 ATP, तो एक अमोनिया बनाने के लिए 8 ATP, जबकि हाई इनपुट ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट यहां पर 2 2 4 2 6 2 8 H+ लगे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन लगे हैं। तो आगे चल के हाइड्रोजन रिलीज हुई है, बता दिया 16 ATP और 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, बेहद कंसेप्चुअल है, ज्यादा बेहतर है। नेक्स्ट आते हैं बेटा 8वें नंबर की हेडिंग को, जल्दी से आप चीजों को समझिए। नेक्स्ट 8th नंबर की जो हेडिंग है वो है कि प्लांट और बैक्टीरिया में एसोसिएट, नाइट्रोजन फिक्सेशन से एसोसिएटेड जो जीन्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं जीन्स एसोसिएट विद नाइट्रोजन फिक्सेशन, एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सेशन, बोलेंगे एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सेशन। कौन कौन सी देखते हैं, बात कर रहे हैं प्लांट में कैपिटल एनओडी जीन होती है, कैपिटल एनओडी फैक्टर रिलीज करती है। बैक्टीरिया के अंदर स्मॉल एनओडी या फिर ऐसे लिख दिया जाता है एनओडी जीन होती है, ये रिलीज करते हैं स्मॉल एनओडी फैक्टर। सवाल ये कि बैक्टीरिया के अंदर, प्लांट के अंदर केवल एक जीन पाई जाती है कैपिटल एनओडी जीन बच्चों, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर 3 जीन पाई जाती है। पहला पाया जाता है, सबसे पहला है बैक्टीरिया में स्मॉल एनओडी जीन, इसका काम देखिए बात करते हैं, लेकिन उसके बाद दूसरा है NIF जीन, निफ जीन और फिक्स जीन। आइए देखते हैं। यहां पर प्लांट की जो एनओडी जीन है वो रिलीज करती है एनओडी फैक्टर। वो पहला काम करता है कर्लिंग ऑफ रूट हेयर्स, इन्फेक्शन थ्रेड फॉर्मेशन, नोड्यूल फॉर्मेशन, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। याद रखना है आपको, अभी आएगा नोड्यूल फॉर्मेशन में। बैक्टीरिया का जो एनओडी फैक्टर है वो क्या करता है, एक्टिवेशन ऑफ प्लांट एनओडी जीन। तो इससे ये पता चल गया पहले कौन रिलीज करेगा, बैक्टीरिया, फिर एक्टिवेट होगी प्लांट की एनओडी जीन। ओके, और इसी से निर्धारित होता है प्लांट बैक्टीरिया स्पेसिफिसिटी डिटर्मिनेशन, मतलब जो प्लांट के लिए बैक्टीरिया आया है क्या उसी प्लांट को पाया है, या जिस प्लांट के ऊपर जो बैक्टीरिया आना चाहिए क्या वही बैक्टीरिया आता है, मतलब दोनों एक दूसरे को कंफर्मेशन मैसेज भेजते हैं। नेक्स्ट आइए, एक्सेसिव रूट हेयर फॉर्मेशन, इसका काम होता है। दूसरा है निफ जीन। निफ जीन का जो फार्मूला पूरा फुल फॉर्म है नाइट्रोजिनेज इंड्यूसिंग फैक्टर जीन। तो आप बताओ ये क्या करेगी, नाइट्रोजिनेज को इंड्यूस भी करेगी। फिक्स जीन जो है वो फेरोडॉक्सिन सिंथेसिस में काम आती है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, यहां पर 9th हेडिंग है, ये 8वें नंबर की हेडिंग है जीन्स। ओके, प्लांट एंड बैक्टीरियल जीन्स के नाम से बताया था। 9 नंबर की हेडिंग आई है सिम्बायोटिक एसोसिएशन या फिर रूट नोड्यूल फॉर्मेशन। फटाफट आप देखते जाइए। सिम्बायोटिक में कभी अकेला कोई नहीं कर सकता है, 2 लोग साथ रहेंगे। एक मैं लेता हूं लेग्यूम और दूसरा लेता हूं बैक्टीरिया। लेग्यूम्स में एग्जांपल लेता हूं सोयाबीन, और सोयाबीन का प्लांट बना दिया और उसमें हमें मतलब है रूट से, क्योंकि रूट पे नोड्यूल देखना है।
नेक्स्ट आता है बैक्टीरिया राइजोबियम। राइजोबियम का शेप देख के लग रहा है रॉड शेप है। आइए देखते हैं ये दोनों आखिरकार किस तरीके से एसोसिएशन बना के एक साथ रहते हैं और नाइट्रोजन को प्लांट के अंदर नोड्यूल बना के फिक्स करते हैं। एग्जैक्टली एक बात बहुत क्रिस्टल क्लियर रखिएगा, यहां पर सोयाबीन का प्लांट बनाया, रूट में रूट हेयर्स बनाए, और रूट हेयर्स जो होते हैं वो आउटग्रोथ नहीं होते हैं बच्चों, बल्कि वो एपिडर्मल सेल के इलोंगेशन होते हैं। मतलब एक एपिडर्मल सेल है वही खिंच गई है, तो यहां पर एपिडर्मल सेल इलोंगेशन। तो हम कहेंगे कि रूट हेयर जो है, रूट हेयर सेल जो होगी वो एपिडर्मल सेल ही तो होगी, हाँ, इसीलिए नाम दे रहे हैं एपिडर्मल रूट हेयर सेल। ओके, अब एपिडर्मल रूट हेयर सेल देखिए मैंने एक सेल बनाई है और उसी से इलोंगेशन निकाल दिया है, दैट इज कॉल्ड द एपिडर्मल रूट हेयर सेल। इसके पीछे कौन होगा? एपिडर्मिस के बाद कौन होता है? हाइपोडर्मिस। लेकिन रूट में हाइपोडर्मिस नहीं होती है, तो कौन आएगा? कॉर्टेक्स, फिर आएगा इंडोडर्मिस और फिर आएगा पेरिसाइकिल। मैंने ध्यान रखना है इंडोडर्मिस सिंगल लेयर मैंने बनाई है, कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल एक से ज्यादा लेयर से बन सकते हैं। तो आप देखें यहां पर मैंने बना दिया। ओके, अब यहां पर ये जो सोयाबीन प्लांट की रूट है वो एपिडर्मल रूट हेयर सेल है। अब ये क्या करेगी? रिलीज ऑफ कीमोटैक्टिक एजेंट्स लाइक फ्लेवोनॉइड्स, बीटाइंस, एमिनो सुगर्स, ये सब रिलीज करेगी, और रिलीज करने के बाद ये मैसेज देगी बैक्टीरिया को, और बैक्टीरिया अगर उसे पहचान पाया कि सही प्लांट है उसके लिए, तो वो मल्टीप्लाई करेगा, कॉलोनाइज करेगा रूट के सराउंडिंग में, और एपिडर्मल रूट हेयर सेल से अटैच हो जाएगा। और अटैच होने के बाद क्या करेगा? फटाक से, तेजी से कर्लिंग ऑफ रूट है, मतलब मैसेज मिल गया, जैसे ही बैक्टीरिया को कंफर्म हो गया तुरंत वो अटैच हुआ, और अटैच होते ही प्लांट को मैसेज मिल गया कि प्लांट जो है कंफर्म हो गया वही बैक्टीरिया है। तो तुरंत प्लांट अपना कैसे इंड्यूस होगा? यहां पर कर्लिंग, कैसे इंडिकेट करेगा? कर्लिंग ऑफ रूट हेयर। तो आप देखो रूट हेयर यहां पे क्या हो गया? कर्लिंग हो गई है। ओके, रूट हेयर की कर्लिंग जब होगी तो उस कर्लिंग के बीच में जो बैक्टीरिया आएंगे वो तो यहां पर बंद हो जाएंगे, हाँ, बंद होने के बाद वो बैक्टीरिया इसकी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए, इनवेड करते हुए रूट हेयर्स की सेल में आने लगेंगे, और आने के बाद जैसे ही अंदर आने लगेंगे यहां पर बनता है बेटा इन्फेक्शन थ्रेड। मतलब जो अंदर ले जाके बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करवाता है वो एक धागे नुमा स्ट्रक्चर बनती है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर से वो बैक्टीरिया होते हुए प्लांट की रूट के इनर साइड पे पहुंचते हैं। तो इन्फेक्शन थ्रेड फॉर्मेशन होगा, और ये लाल कलर का इन्फेक्शन थ्रेड बन चुका है बच्चों, और लाल कलर का इन्फेक्शन थ्रेड बनने के बाद इसके अंदर अगर आप डॉट डॉट देख रहे हो तो ये रॉड शेप्ड राइजोबियम बैक्टीरिया यहाँ एपिडर्मल सेल में आए हैं, और एपिडर्मल सेल से आते हुए फिर ये क्रॉस करेंगे कहां पे? कॉर्टेक्स में आएंगे, और कॉर्टेक्स के बाद क्रॉस करके कहां आ जाएंगे बेटा? इनर पेरिसाइकल में। तो मैंने क्या लिखा है? पहले कर्लिंग ऑफ रूट हेयर हुआ, बैक्टीरिया इन्वेड कर गए, इन्फेक्शन थ्रेड बन गया, और वो इन्फेक्शन थ्रेड कैरी करके कहां ले जाएगा? इनर कॉर्टेक्स, इनर पेरिसाइकल ऑफ रूट में, और वहां पर इन बैक्टीरिया को रिलीज करेगा, जिसकी वजह से वहां रैपिड सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। और डिवीजन और ग्रोथ कॉर्टेक्स और पेरिसाइकल की सेल में जब होगी तो आप बताओ एक एडिशनल आउटग्रोथ बनने लगेगी, नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो एडिशनल आउटग्रोथ बनने लगेगी, और एडिशनल आउटग्रोथ अगर बनेगी तो आप बताओ वो अलग से दिखेगी, दैट इज कॉल्ड द नोड्यूल। तो यहां पर डिवीजन एंड ग्रोथ ऑफ कॉर्टिकल एंड पेरिसाइकल सेल लीड्स अप टू फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल। नोड्यूल कुछ नहीं होता है जब यही एडिशनल स्मॉल स्फेरिकल आउटग्रोथ को ही क्या बोलते हैं? नोड्यूल। ओके, और नोड्यूल में भी क्या है? नोड्यूल सेल है, और वो कौन सी सेल है? पेरिसाइकल और कॉर्टेक्स की इनर सेल ही तो है, और उन सेल्स को भी तो खाना चाहिए, पानी चाहिए, सारी न्यूट्रिशन चाहिए, उसके लिए वो प्लांट के वेस्कुलर सिस्टम से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाती है जाइलम और फ्लोएम से, ताकि वो एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स को आसानी से होस्ट प्लांट के थ्रू कर सके। ओके, बैक्टीरिया को भी आसानी से मिलता रहेगा। नेक्स्ट आता है बच्चों, अगर ये नोड्यूल बन गया तो इस नोड्यूल की एक सेल को हमें देखना पड़ेगा। आप बताओ, प्लांट जो है सोयाबीन का है और वो होस्ट प्लांट है, तो उसके अंदर जो नोड्यूल बनी है वो होस्ट सेल बनेगी, और नोड्यूल सेल जो वो होगी होस्ट सेल होगी। होस्ट सेल या नोड्यूल सेल की खास बात क्या होगी? स्पेशलाइज्ड होगी, डिफरेंशिएटेड होगी, और नाइट्रोजन फिक्स करने में सक्षम होगी। देखते हैं एक सेल बनाते हैं, जैसा आप जानते हैं यहाँ पर मिडिल लैमेला के थ्रू बाकी सेल्स भी कनेक्ट होती हैं, तो मैंने जगह जगह प्लाज्मोडेस्माटा और मिडिल लैमेला का पोर्शन भी छोड़ रखा है। तो प्लांट सेल बनाएंगे, सेल वॉल बनाया, सेल मेम्ब्रेन बनाया, साइटोप्लाज्म बनाया, और साइटोप्लाज्म के अंदर बच्चों यहाँ पर एक अलग से मेम्ब्रेन
बाउंड स्ट्रक्चर पाया जाने लगता है जिसे बोलते हैं पेरीबैक्टीरियल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर बैक्टीरिया रॉड शेप के आपको नजर आ रहे हैं ब्लैक कलर के जगह जगह, जैसे ही यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं तुरंत इनको एक मेम्ब्रेन से घेर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड द बैक्टीरिया के पेरीफेरी पे जो मेम्ब्रेन है दैट इज कॉल्ड पेरीबैक्टीरियल मेम्ब्रेन, और जो उसके अंदर स्पेस है दैट इज कॉल्ड पेरीबैक्टीरियल चैम्बर। और उस चैम्बर के अंदर जो बैक्टीरिया आए हैं इन्फेक्शन थ्रेड के थ्रू वही तो प्रेजेंट है, then they are named as bacterioids. Why bacterioids? Because they are specialized now, differentiated now, and capable to nitrogen fixation, and they are rod-shaped symbiotic rhizobium bacteria. तो आप बताओ, ये आसानी से यहाँ पर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है इन बैक्टीरियोइड्स में जो नाइट्रोजिनेज है वो तो तभी एक्टिव होगा जब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगी, तो आपको ऑक्सीजन स्कैवेंजर भी तो रखना पड़ेगा बच्चों, बिल्कुल रखना पड़ेगा, और वो आता है लेग हीमोग्लोबिन। कौन? लेग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन स्कैवेंजर के तौर पे आता है। अब ऑक्सीजन स्कैवेंजर जो है लेग हीमोग्लोबिन पूरे सेल में जितनी ऑक्सीजन है सबको बाइंड कर लेता है एट द टाइम ऑफ ओनली नाइट्रोजन फिक्सेशन। केवल नाइट्रोजन फिक्सेशन के टाइम पे ऐसा करेगा, अदरवाइज जब नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं हो रहा है नोड्यूल के अंदर तो उस टाइम पे ऑक्सीजन फ्री रहे, वो ना काम करे, बट नाइट्रोजनेज इनएक्टिव ही बना रहता है। तो आप समझें यहां पर प्रेजेंट है लेग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन स्कैवेंजर का काम। तो आप ये देख सकते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन, रूट नोड्यूल फॉर्मेशन, ये सारी चीजें आ गई। नेक्स्ट अब हम बात क्या करने जा रहे हैं उसको गौर से सुनिएगा बच्चों, कि आखिरकार हम अमोनिया भी बना लिए और अमोनिया से नाइट्राइट और नाइट्रेट भी बना लिए, तो सॉइल के अंदर, अब मैं इसे हटाने जा रहा हूं बच्चों, इसे अगर देखा जाए तो अब हमें देखना है कि सॉइल के अंदर आखिरकार क्या क्या प्रेजेंट है, ये भी तो देखना पड़ेगा। बोले हाँ बिल्कुल देखना पड़ेगा। आइए एक एक करके देखते हैं कि आखिरकार फेट ऑफ अमोनिया क्या है। अमोनिया बना लिया है, अब हम देखने जा रहे हैं फेट ऑफ अमोनिया। ओके, तो मैं पहले क्या करूंगा, यहां पर ये बनाऊंगा बच्चों सॉइल। ये क्या है? सॉइल। ओके, सॉइल के अंदर अगर मैं बोलूं ये क्या है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। देखते जाइए बच्चों, यहां पर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है, यहां पर इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय फ्री लिविंग एंड सिम्बायोटिक माइक्रोब्स। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इकोलॉजी की नाइट्रोजन साइकिल भी यहां पर आपको क्लियर होगी। तो सबसे पहले क्या बोला गया, यहां पर क्या है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये जो सिम्बायोटिक माइक्रोब और नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले माइक्रोब हैं वो सॉइल के अंदर फिक्स करके ला देते हैं किस फॉर्म में बच्चों? अमोनिया के फॉर्म में। ओके, अमोनिया को यहां पे नाइट्रोसोमोनास, क्या आएगा? नाइट्रोसोमोनास। फटाफट देखते जाइए, ये कन्वर्ट कर देगा NO2 माइनस में नाइट्राइट में। अभी सॉइल के अंदर ही हम लोग चल रहे हैं बच्चों, यहां पर ये आएगा नाइट्रोबैक्टर। क्या आएगा? नाइट्रोबैक्टर। नेक्स्ट आइए, नाइट्रोबैक्टर क्या करेगा? NO3 माइनस में कन्वर्ट कर देगा। आप बताइए, यहां पर अगर बात करें अमोनिया है, नाइट्राइट है और नाइट्रेट है। अब आप देख सकते हैं सब कहां प्रेजेंट है? सॉइल में। इंपॉर्टेंट क्या है? ये भी सॉइल में है, ये भी सॉइल में है और ये भी सॉइल में ही है। ओके, हमने कहा कि आखिरकार एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हम यहां ले आए। अब इसी सॉइल के अंदर हम यहां पर एक लगा दे रहे हैं प्लांट। क्या लगा दे रहे हैं बच्चों? प्लांट। ओके, ये लगा दिया प्लांट, और ये प्लांट की क्या है? रूट है। ठीक, ये प्लांट की क्या है? रूट। और रूट से ये क्या करेगा? ये एब्जॉर्प्शन करेगा। और रूट के साथ अटैच है क्या? स्टेम। और स्टेम के साथ यहां पर आ रही है लीफ। क्या आ रही है? लीफ। तो देखते जाइए, यहां पर स्टेम के साथ आ रही है क्या? लीफ। नेक्स्ट आइए, हमने कहा ये सबसे ज्यादा नाइट्रेट को सबसे ज्यादा मोस्टली एब्जॉर्ब करेगा प्लांट, बिल्कुल 100%, लेकिन थोड़ा बहुत सम अमाउंट जो है वो इसे एब्जॉर्ब करेगा, और बहुत थोड़ा अमाउंट जो है
NH3 को अगर H+ मिल जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है NH4+ में, और NH4+ में भी ये रूट एब्जॉर्ब करेगी। तीनों फॉर्म में जाएगा, लेकिन यहां पर सब में जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा ये प्लांट है, ठीक, ये प्लांट आ गया। ओके, प्लांट की ये लीफ में यहां पर अगर मैं बात करूं बेटा तो ये रूट आएगा, और स्टेम में क्या आएगा, जाइलम। स्टेम में क्या आएगा, जाइलम। तो आप कह सकते हैं ये क्या आया, जाइलम, और जाइलम के थ्रू ये मिनरल पहुंच गया। ठीक है, तीनों एब्जॉर्ब होंगे तो पहुंचेंगे तो तीनों ही बच्चों। यहां पर अगर मैं पूछूं कि आखिरकार पहले, सबसे पहले अगर NH4+ पहुंच गया, क्या पहुंच गया, NH4+ पहुंचा, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अल्टीमेटली हमें यही चाहिए ही था। ठीक है, लेकिन अगर हमें अमोनिया मिला, थोड़ा बहुत क्या आ गया, अमोनिया, तो अमोनिया बहुत टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक ये भी है, तो हम क्या करेंगे, इसे करेंगे प्रोटोनेटेड। क्या करेंगे, प्रोटोनेटेड कर देंगे, और प्रोटोनेटेड करके क्या किया जाएगा, यहां पर जैसे ही दिए ये भी कन्वर्ट हो गया किसमें, NH4+ में। तो आप बताओ, अगर मैं आपसे कहूं NH4+ आया तब तो ठीक, और अगर नहीं अमोनिया आया तो आपने किसमें कन्वर्ट कर लिया, NH4+ में। ठीक है, अगला अगर पूछा जाए, अगर आपके पास आया NO2-, क्या आया, NO2-, मतलब नाइट्राइड भी आ ही रहा है, तो यहां पर नाइट्राइट रिडक्टेज लगाइए। क्या लगाइए, नाइट्राइट रिडक्टेज। ओके, यहां पर लगाइए नाइट्राइट रिडक्टेज लगाइए, और नाइट्राइट रिडक्टेज से बदल लीजिए इसे अमोनिया में, और अमोनिया को H+ दीजिए और बदल लीजिए NH4+ में। तो आप बताओ, लीफ में NH4+ फिर मिल गया। मतलब आप देखिए, जिस फॉर्म में था नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में, उसमें हम ले नहीं सकते और ना ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं और ना ही यूज कर सकते हैं, लेकिन जब ले आए अमोनिया में, तो अमोनिया से अमोनिया में कन्वर्ट तो कर लिए, लेकिन इसे नाइट्रेट में बदलना पड़ेगा एब्जॉर्ब करने के लिए, और जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसे हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहे थे उसे ही हम यूज कर सकते हैं। तो हमने कहा अल्टीमेटली हमें चाहिए वही, लेकिन हमें जगह जगह कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो अब हमें लीफ में प्लांट जब एसिमिलेशन करेगा नाइट्रोजन का या फिर अमोनिया का, तो वो NH4+ के दौरान उसमें कन्वर्ट कर लेगा। बोले सर क्यों, क्योंकि अमोनिया बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, जबकि NH4+ टॉक्सिक तो है लेकिन उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम। लेकिन अगला आता है, अगर हमारे पास जो सबसे ज्यादा आ रहा है NO3-, वो मोस्टली आ रहा है, NO3- को हम क्या करेंगे, यहां पर यूज करेंगे नाइट्रेट रिडक्टेज। क्या यूज करेंगे, नाइट्रेट रिडक्टेज, और नाइट्रेट रिडक्टेज यूज करके हम यहां पर बदल लेते हैं किसमें, अमोनिया में, और अमोनिया से H+ दे के NH4+ में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो फिर आ गए कहां पे, NH4+ में। बेसिकली अगर NH4+ हमें मिल गया, तो अब हमें देखना है कि NH4+ का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। NH4+ का क्या, फेट ऑफ अमोनिया तो हमने देख लिया। ओके, यहां पर जो हेडिंग चल रही थी बेटा, वो चल रही थी क्या, फेट ऑफ अमोनिया। तो फेट ऑफ अमोनिया क्या हुआ, कैसे कैसे गया और कैसे अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया। तो आप देख पा रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, अमोनियम आयन। क्या है, अमोनियम आयन। ओके, अब सवाल ये कि अमोनियम आयन को आप कैसे यूज करेंगे, NH4+ को आप कैसे यूज करेंगे। तो NH4+ को यूज करने का हमारे पास पहला तरीका जो है वो कौन सा है, देखिएगा, एमिनो एसिड की सिंथेसिस। क्या बोलेंगे, एमिनो एसिड की सिंथेसिस। अच्छा, खास बात देखिए कि हमें तुरंत ही यूज भी करना पड़ेगा। उसका रीजन है, तुरंत इसलिए यूज करना पड़ेगा क्योंकि NH4+ ये टॉक्सिक है, नो डाउट अमोनिया से कम है, लेकिन यहां पर अगर बोला जाए तो टॉक्सिक है। ये क्या है, टॉक्सिक है। तो फटाफट हमें इसे क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, एसिमिलेट करना पड़ेगा। देखते जाइए एमिनो एसिड की सिंथेसिस कैसे कर सकते हैं। देखिए, एमिनो एसिड में एक तो है एमिनो, और एमिनो बोलते हैं या तो आप बोलिए CHNH2 को, या फिर आप इसे बोल दीजिए NH2। ये जो ग्रुप है वो क्या है, एमिनो ग्रुप। और एसिड की अगर बात करें बच्चों, तो यहां पर हम जानते हैं ये क्या आएगा, एसिड ग्रुप। और एसिड ग्रुप में अगर मैं बताऊं तो ये COOH आएगा। ओके, ये आएगा। तो हमने कहा एमिनो एसिड हमें बनाना है,
बोले ठीक है बनाओ। कैसे बना पाओगे? तो हमने कहा हमें एक तो चाहिए ऑर्गेनिक एसिड। देखते जाइए बच्चों, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑर्गेनिक एसिड चाहिए, और ऑर्गेनिक एसिड के साथ हमें NH4+ चाहिए, और साथ में हमें NADPH चाहिए, NADPH चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड हमारे पास यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड NH4+, तो आप जानते हैं NH4+ ही तो NH2 ग्रुप इसमें जोड़ के एमिनो एसिड बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। तो हमने कहा बोले अब क्या, तो बोले इसके ऊपर हमें एक एंजाइम यूज करना पड़ेगा, और यहां पर एंजाइम जब हम यूज कर देंगे, यहां पर एक आएगा क्या, एंजाइम, और एंजाइम जब आएगा जो डिहाइड्रोजिनेज होगा, तो उससे हम यहां पर बना लेंगे एमिनो एसिड। क्या बना लेंगे? एमिनो एसिड। आइए एग्जांपल आपको बताते हैं बेटा। यहां पर एग्जांपल के तौर पे अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड ले लीजिए, ऑर्गेनिक एसिड, और प्लस इसमें क्या करिए, NH4+ जोड़ दीजिए, प्लस इसमें NADPH जोड़ दीजिए, और इसके अंदर यहां पर आप एक एंजाइम लगाइए ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। बहुत ध्यान से सुनिए, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेटा, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या बोलेंगे? ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। ओके, और इससे क्या आप बना लेंगे? ग्लूटामिक एसिड। क्या बनाएंगे? ग्लूटामिक एसिड। यहां पर ये बन जाता है ग्लूटामिक एसिड, और ग्लूटामिक एसिड को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एमिनो एसिड। क्या बोलेंगे? प्राइमरी एमिनो एसिड। तो बोले कि प्राइमरी एमिनो एसिड का मतलब क्या है? इसका मतलब है रेस्ट ऑल एमिनो एसिड, रेस्ट ऑल एमिनो एसिड सिंथेसाइज फॉर्म बाय यूजिंग दिस। बोले सर वो कैसे? लेकिन उसके पहले इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बेटा रिडक्टिव एमिनेशन। क्या बोलेंगे? रिडक्टिव एमिनेशन। तो आप बताओ, एमिनो एसिड सिंथेसिस की एक प्रोसेस समझ में आई, रिडक्टिव एमिनेशन, बहुत ही आसान। अब बोला गया कि आखिरकार किस तरीके से हम यूज करके बना सकते हैं बाकी का। तो आइए, यहां पर दूसरी जो प्रोसेस है वो बोलते हैं एग्जैक्टली ट्रांस एमिनेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांस एमिनेशन। और ट्रांस एमिनेशन क्या होती है वो आप देखें, एक बार में समझिएगा। ट्रांस एमिनेशन का क्या मतलब है? तो ट्रांस का मतलब है ट्रांसफर, ये तो आपको मालूम होगा। ठीक है, तो हमने ये कहा कि ट्रांस एमिनेशन में कैसे हम ग्लूटामिक एसिड से बाकी बनाएंगे। तो आप बताओ, यहां पर मैं ले लेता हूं कोई भी एक एमिनो एसिड ले लेता हूं। मैं पहले जनरल रिएक्शन लिखता हूं बेटा, एमिनो एसिड लिख देता हूं। एमिनो एसिड के साथ यहां पर मैं जोड़ता हूं कोई नया ऑर्गेनिक एसिड। क्या जोड़ता हूं? ऑर्गेनिक एसिड। और यहां पर मैं एंजाइम लगाता हूं ट्रांस एमिनेज। क्या बोलते हैं? ट्रांस एमिनेज। और जैसे ही ये मैंने लगाया, यहां पर न्यू एमिनो एसिड बनेगा। क्या बनेगा? न्यू एमिनो एसिड बन जाएगा, प्लस न्यू ऑर्गेनिक एसिड बन जाएगा। तो आपका काम तो हो गया, नया एसिड तो बन गया, नया एमिनो एसिड बन गया। बोले कैसे? बताया जाए। तो यहां पर एमिनो एसिड में एमिनो ग्रुप होगा या नहीं होगा? तो यहां पर क्या होगा? एमिनो ग्रुप। ओके, और यहां पर क्या होगा? ये ऑर्गेनिक एसिड जो है यहां पर ये होगा एसिड, एमिनो ग्रुप इसके पास होगा, और एसिड ग्रुप इसके पास होगा, एसिड ग्रुप इसके पास होगा। ठीक है, इसके पास होगा। और यहां पर हमने कहा कि एमिनो ग्रुप जिसके पास है वही तो डोनेट कर पाएगा, तो एमिनो ग्रुप डोनर ये होगा। एसिड ग्रुप वाला हमेशा क्या करेगा? यहां पर ये एसिड होगा कीटो एसिड। क्या होगा? कीटो एसिड। और कीटो एसिड में यहां पर होगा कौन? कीटो ग्रुप। क्या होगा? कीटो ग्रुप। और कीटो ग्रुप जो है वो एमिनो एसिड एक्सेप्टर बोल सकते हैं, एमिनो एसिड एक्सेप्टर होगा। बोले हाँ हो सकता है, ये एमिनो ग्रुप डोनर है, ये एमिनो ग्रुप एक्सेप्टर। अब देखिएगा यहां पर एग्जैक्टली यहीं पर आप समझ जाइए कि एमिनो ग्रुप और कीटो ग्रुप इनका क्या हो जाता है बेटा? एक्सचेंज। क्या हो जाता है? एक्सचेंज। तो हम ये कहेंगे एक्सचेंज का मतलब क्या है कि इसका
ये चला जाएगा इसके पास कीटो ग्रुप और इसका यहां पर आ जाएगा एमिनो ग्रुप। अब मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं ताकि आसानी से आपको समझ आए, और उसके लिए फटाफट आप देखें यहां पर क्या हो जाएगा और कैसे बन जाएगा ये आप देख सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको फेट समझ में आ जाए, ठीक है। तो हमने कहा यहां पर जो नजर आएगा कीटो ग्रुप में, ये एक लेते हैं एमिनो एसिड, देखिए ये आया COO माइनस और यहां पर आया NH3 प्लस, ये आएगा बच्चों H, और यहां पर अगर बात की जाए तो मैं बोलूंगा R1, क्या आएगा R1, ठीक है। तो आप बताओ यहां पर अगर मैं बात करूं तो यही तो है एमिनो ग्रुप, यही तो है क्या एमिनो ग्रुप, ठीक है। अब हम इसको जोड़ रहे हैं किसके साथ देखते जाइए, यहां पर आएगा कीटो। तो कीटो में अगर बात की जाए तो सबसे पहले ये आएगा R2, क्या आएगा R2, और R2 के साथ C डबल बॉन्ड O और यहां पर COO माइनस। तो आप बताओ यही तो है यहां पर ये कीटो ग्रुप, ये क्या है कीटो ग्रुप है। इन्हीं दोनों में तो एक्सचेंज होना है, ठीक है। तो इन्हीं दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो यहां पर आप क्या करेंगे, एक्सचेंज मतलब ट्रांसफर एमिनो ग्रुप और कीटो ग्रुप का। तो आप बताएं यहां पर एंजाइम कौन सा लगेगा बच्चों, ट्रांस एमिनेज। एक बार में आपको समझ में आ जाएगा तो आप खुद ही कर लेंगे, ट्रांस एमिनेज। अब आप देखिए यहां पर अगर लिखा जाए तो अगर मैं लिखूं तो ये आएगा एग्जैक्टली, ये यहां आना है और ये यहां आना है। तो मैं कहूंगा सबसे पहले न्यू एमिनो एसिड जो बनेगा वो कौन सा बनेगा बता सकते हैं आप, जो R2 के साथ जुड़ेगा। यहां पर R2 आएगा, फिर आ जाएगा CH और ये आएगा NH3 प्लस और यहां आएगा COO माइनस, ओके। और साथ में बच्चों नया ऑर्गेनिक एसिड कौन सा बन जाएगा, जो R1 वाला होगा। तो R1 और C डबल बॉन्ड O और COO माइनस। तो आप बताओ ये नया एमिनो एसिड बन गया, ये नया ऑर्गेनिक एसिड बन गया, दैट इज कॉल्ड द ट्रांस एमिनेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांस एमिनेशन, ठीक है। ट्रांस एमिनेशन के बाद, ट्रांस एमिनेशन के बाद नेक्स्ट क्या आता है, अगला। अगर मान लीजिए कि ज्यादा हो जाए, कभी ऐसा हो जब सरप्लस हो जाए NH4 प्लस, यहां पर सरप्लस NH4 प्लस हो जाए, तो फिर कैसे यूज बाई एमाइडेशन, कैसे एमाइडेशन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एमाइडेशन। तीसरा प्रोसेस एमाइडेशन। क्या होता है एमाइडेशन, देखिए एमाइड का बनना, एमाइड कैसे बनता है ये जरा देखिए। तो यहां पर अगर एक एमिनो एसिड देखें बच्चों तो NH2 है, C है, H है, R है और ये क्या है COOH, ओके। और इसी के साथ मैं कह सकता हूं जोड़ दूंगा NH4 प्लस ATP। तो आप बताओ यहां पर एग्जैक्टली क्या होगा और कैसे यहां पर सिंथेसिस होगी। तो आप कह सकते हैं ये क्या है, एमिनो एसिड है, ये क्या है बच्चों, एमिनो एसिड है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर क्या है, NH4 प्लस है, तो इसी का तो यूटिलाइज करना है क्योंकि ये बढ़ गया है प्लांट में, अब एमिनो एसिड की ज्यादा जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा है, डिसिपेट करना है। तो हम क्या करेंगे, एमिनो एसिड में NH4 प्लस जब जोड़ेंगे तो आप बताओ NH4 प्लस क्या देगा, NH2 ही तो देता है, एमिनो ग्रुप ही तो एक और देता है NH2। और जब ये NH2 देगा तो आप कह सकते हो ना कि यहां पर ये क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये क्या है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहां बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ओके, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और ये क्या आएगा, एमिनो ग्रुप, हाइड्रोक्सिल और एमिनो ग्रुप, इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसफर, इसका यहां पर रिप्लेसमेंट हो जाएगा। ये जो है इसे एमिनो ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस कर देता है और रिप्लेस करते ही यहां पर क्या बन जाएगा आप बता सकते हैं, NH2 रहेगा, CHR और ये बन जाएगा बच्चों CONH2। और आप जानते हैं CONH2 जो है एमाइड्स को बोलते हैं। और यहां पर अगर बोला जाए तो ये हाइड्रोक्सिल का रिप्लेसमेंट नजर आया, नहीं आया, बिल्कुल आया। तो हमने कहा एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए तो यहां पर एमिनो एसिड लीजिए आप, ग्लूटामिक एसिड ले लीजिए, बोले ठीक।
और क्या ले सकते हैं, एस्पार्टिक एसिड, क्या ले लीजिए, एस्पार्टिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड में NH4+ ATP को जोड़िए, इसमें भी NH4+ और ATP को जोड़िए, यहां पर एंजाइम लगाइए ग्लूटामेट सिंथेज, यहां पर लगाइए ग्लूटामेट सिंथेज, और ग्लूटामेट सिंथेज के बाद एस्पार्टेट सिंथेज, एस्पार्टेट सिंथेज, ये एंजाइम लगा दीजिए एमाइडेशन के लिए, और यहां पर आपको तैयार मिलेगा एमाइड, और एमाइड में जो आएगा बेटा वो आएगा ग्लूटामीन, क्या आएगा, ग्लूटामीन, और यहां पर आएगा एस्पराजीन, क्या आएगा, एस्पराजीन। तो आप कह सकते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि एमिनो एसिड, यहां पर एमिनो एसिड ये है बेटा, एमाइड वो है, तो आप बताओ नाइट्रोजन अपॉन कार्बन रेशियो, नाइट्रोजन अपॉन कार्बन रेशियो हमेशा एमाइड में क्या होगा, ज्यादा होगा एमिनो एसिड के कंपैरिजन में, एमिनो एसिड के कंपैरिजन में एमाइड में ज्यादा होगा, तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक पॉइंट और बात कर रहे हैं, अगर मैं बात करूं बेटा यहां पर एडिशनल एक बात करूं, तो वो ये है कि सोयाबीन के अंदर, सोयाबीन में नोड्यूल, सोयाबीन में नोड्यूल, और नोड्यूल कहां पे, रूट में, ओके, और रूट नोड्यूल में क्या होगी, नाइट्रोजन फिक्स होगी, और नाइट्रोजन फिक्स होने के बाद जाइलम वेसल से वाया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखिएगा, वाया जाइलम वेसल, जाइलम वेसल से ये लीफ तक पहुंचाई जाए, जाइलम वेसल से इन फॉर्म ऑफ यूरियाइड्स, यहां पर इन फॉर्म ऑफ यूरियाइड्स ये पहुंचाई जाती है, कहां पे, इन लीव्स, कहां पर, इन लीव्स। अब यहां पर आया एक वर्ड क्या, यूरियाइड्स, तो यूरियाइड्स जो है ध्यान रखिएगा, यहां पर नाइट्रोजन अपॉन कार्बन रेशियो क्या होता है, हाई, नाइट्रोजन अपॉन कार्बन रेशियो क्या होगा, हाई। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि क्या क्या इंपॉर्टेंट और कैसे है। नेक्स्ट आता है बच्चों, यहां पर एक लास्ट हेडिंग है अमोनिफिकेशन, क्या आएगा, अमोनिफिकेशन, बहुत ही आसान और सिंपल हेडिंग है। इसी के साथ आपका क्लासिकल बिल्कुल नाइट्रोजन फिक्सेशन, कभी आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा एनसीईआरटी से। नेक्स्ट हेडिंग जो हमारी आ रही है वो है अमोनिफिकेशन, क्या आएगा, अमोनिफिकेशन, देख लीजिए फटाफट तेजी से। अमोनिफिकेशन की अगर बात करें तो एक सिंपल बात है, अगर प्लांट के अंदर, यहां पर ये प्लांट है और प्लांट के साथ अगर मैं बात करूं तो प्लांट ने एब्जॉर्ब किया, यूटिलाइज किया और फिर क्या हो गया, मर गया, तो यहां पर हम इसे क्या बोलेंगे, डेड प्लांट, ठीक है। और इसी प्लांट को किसने खाया, एनिमल ने, इसी प्लांट को किसने खाया, एनिमल ने, एनिमल ने भी क्या हो गया, मर गया, तो डेड प्लांट और एनिमल, तो यहां पर ये क्या हो गया, डेड हो गया, ये भी क्या हो गया, डेड हो गया। प्लांट खा के नहीं मर गया, ये अपनी उम्र से मर गया, ये अपनी उम्र से मर गया। तो आप बताओ डेड की अगर बात करें तो क्या हम यहां पर लिटर बोल सकते हैं, या लेटर की जगह आप बोलिए डेट्राइटस, क्या बोलेंगे बेटा, डेट्राइटस बोल सकते हैं, ठीक है। डेड प्लांट और एनिमल, ठीक। अब यहां पे डेड ऑर्गेनिजम्स है, यहां पे ये क्या है, डेड ऑर्गेनिजम्स है या डेट्राइटस है, तो इससे क्या करना है, प्रोटीन इसमें होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी, प्रोटीन्स, ओके। और प्रोटीन से क्या निकाल लिया जाएगा, एमिनो एसिड, क्या निकाल लिया जाएगा, एमिनो एसिड, ओके। एमिनो एसिड से बच्चों यहां पर हम क्या करते हैं, अमोनिया निकाल लेते हैं, एमिनो एसिड से क्या निकाल लेंगे, अमोनिया, तो यहां पर क्या बनेगा, ऑर्गेनिक एसिड, क्या बनेगा, ऑर्गेनिक एसिड। और ऑर्गेनिक एसिड को बड़ी आसानी से यहां पर एसिमिलेट बाई, यहां पर बोला जाएगा एसिमिलेट बाई बैक्टीरिया एंड फंगस, यहां पर एसिमिलेट बाई बैक्टीरिया और फंगस, ये डिकम्पोजर्स हैं तो ये एसिमिलेट कर लेंगे। लेकिन अब अगर पूछा जाए एग्जैक्टली तो एमिनो एसिड से अमोनिया को निकाला गया, बिल्कुल सही बात है। और डेड प्लांट और एनिमल से जो यहां पर अमोनिया को आइसोलेट किया गया, बेसिकली हम लोग बोलते हैं इसे अमोनिफिकेशन।
लेकिन ओवरऑल प्रोसेस को, यहां से लेके यहां तक की प्रोसेस को, ये स्टेप डेड प्लांट से यहां तक के स्टेप को हम लोग बोलते हैं बेटा अमोनिफिकेशन। क्या बोलेंगे? अमोनिफिकेशन। लेकिन शुरू से लेके लास्ट तक के जो प्रोसेस है प्यूट्रिफिकेशन, क्या बोलते हैं? प्यूट्रिफिकेशन। तो ये है आपका अमोनिफिकेशन के बारे में, रिडक्टिव एमिनेशन, ट्रांसएमिनेशन और एमाइडेशन के बारे में। तो इट्स ऑल अबाउट द नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। सारे पॉइंट कवर किए गए हैं। यूरियाइड्स के बारे में बताया गया बच्चों, और प्रोटोनेशन ऑफ द अमोनिया के बारे में सब कुछ कवर किया गया है। एक सिंगल लाइन आपको पढ़नी नहीं है। और अगर नाइट्रोजन साइकिल की बात करें तो आप जानते हैं एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को बैक्टीरिया और माइक्रोब जो है वो सॉइल में ला रहे हैं। सॉइल में अमोनिया को नाइट्राइट में, नाइट्राइट को नाइट्रेट में नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, उसी नाइट्रेट को प्लांट ले रहा है। और प्लांट को, प्लांट का भी जो पत्तियां हैं, जो फ्लावर हैं, जो प्लांट के पार्ट हैं वो गिर रहे हैं तो लिटर बना रहे हैं। लिटर डिकम्पोज करके कहां चला जा रहा है? सीधा डेट्राइटस बन के अमोनिफिकेशन हो जा रहा है, फिर मिट्टी में चला जा रहा है। ठीक है, एक साइकिल। और दूसरा, उसी प्लांट को कंज्यूमर खाएगा, एनिमल खाएगा, तो वो एनिमल भी आगे चल के डेथ हो करेगा, मरेगा, और मरने के बाद वो भी, उसका भी क्या होगा? अमोनिफिकेशन। और फिर से नाइट्रोजन या अमोनिया कहां आ जाएगी? यहां पर सॉइल में। अच्छा, अमोनिया जब भी सॉइल में आती है, चाहे वो नाइट्रोजन फिक्सेशन से आए, चाहे वो अमोनिफिकेशन से आए, या किसी भी प्रोसेस से आए बच्चों, अमोनिया वोलाटाइल होने के नाते थोड़ा बहुत वो एटमॉस्फेयर में उड़ जाती है, या फिर अमोनिया से यहां पर आगे नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इट इज क्लियर अबाउट द अमोनिफिकेशन। लेकिन एक बात और, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, यहां पर लास्ट बात बोल देते हैं, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, अमोनिफाइंग माइक्रोब्स या बैक्टीरिया की अगर बात करें तो वो होता है बैसिलस, यहां पर आएगा बैसिलस वल्गैरिस, और दूसरा बैसिलस रेमोसस। तो ये ध्यान रखें बेटा, पूछा जा सकता है। तो इट्स ऑल अबाउट द नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं बच्चों, और नेक्स्ट टॉपिक के लिए तैयार रहें। ओके, गॉड ब्लेस यू। सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है आपसे, और नीट के लिए तैयार होते रहिए। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।